Hi guys, welcome back to my channel. And today we are going to continue with chapter 1 of biology, the living world. So we had already studied about the binomial nomenclature and we are going to continue with the things that are mentioned after that. So let us start. Name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. So basically what they are trying to tell us कि जो आपका साइंटिफिक नेम दिया जाता है और जो इंसान जैसे जिसने ऑथर ने जिस इंसान ने उस ऑर्गेनिज्म को ढूंढा था तो उस बायोलॉजिस्ट का नाम उस इंसान का नाम एक छोटे फॉर्म में लिखा जाता है आफ्टर द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. जैसे कि लीनस जो थे हमारे कैरोलस लीनस, उन्होंने मैंजिफेरा इंडिका को स्पीशीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया था. सो बिकॉज ऑफ दैट उनका नाम एक छोटे फॉर्म में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद लिखा जाता है. सो बेसिकली जिस अलग ऑथर ने जिस भी स्पीशी का जिसको भी डिस्कवर किया होगा तो उसका नाम एक छोटे फॉर्म में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद लिखा जाता है. एंड इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनस. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैंजिफेरा इंडिका है, जो मैंगो है, दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनस. सो उनका नाम एक छोटे एब्रीविएटेड फॉर्म में आफ्टर द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इट इज़ रिटन. ठीक है. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. So basically आपके जैसे जिस वर्ल्ड में अभी हम रह रहे हैं उधर कितनी सारी अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ रहते हैं, कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. सो हम उन सब के लिए तो नियरली उनको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि सबको पर्टिकुलरली एक एक ऑर्गेनिज्म को देख के उनको पढ़ा जाए. तो उस हमारी जो स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, उसको पढ़ने के लिए, जो उसको ईजी बनाने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. सो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. सो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है विच इज़ यूज्ड टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स जो भी सिमिलैरिटी के बेसिस में उनको कैटेगरीज़ में आपका ईजीली जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसके यूज़ करके कैटेगरीज़ में उसको क्लासीफाई किया जाता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन बेसिकली. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल वी ईजिली रिकग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स. राइट. हम उसमें जो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, दैट इज़ हम जब उनको देखते हैं तो हम उनके बीच डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. उनके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो अलग होते हैं, है ना. So the moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. है ना. dogs जो भी cats से जो भी उसकी अलग जो डिफरेंट टाइप की उसके फीचर्स हैं, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, हम उसको इमेजिन करेंगे. सो इट इज़ लाइक आप उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो. यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कैट एंड अ डॉग. यू कैन नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट you will get confused between a cat or a dog or an insect, right? Or you won't get confused with a plant and a dog, right? So um, obviously each one of us will see dogs and not cats. Now if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. जैसे अल्सेशियन इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग्स. सो बेसिकली अगर हम अल्सेशियंस की बात करें, सो वी विल गेट टू नो, वी विल हैव एन इमेज इन आवर माइंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्पीशी और व्हाट काइंड ऑफ अ breed we are talking about in that particular category. Dog is a category and the breeds which are in within it, it's like a subcategory of dogs. Okay. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. So like mammals, humans are also mammals, and dogs, cats, all these animals, they are also come under the category of mammals. So obviously when we think of mammals, we know that they have external ears, like we have external ears, and we know about the external hairs which are there, like the cats have their body fur, dogs have their body fur, humans they have long or short whatever type of hair they have. So we can understand by the term mammals that we are talking about an organism which has external ears and hair.
Okay, so let us continue. Likewise, in plants, if we were trying to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant, not of rice or any other plant. So basically, here they have just told us like how we can differentiate, and when we are talking about a particular organism, we get a picture in our mind about what that organism, about which organism we are talking about. Okay. Likewise, in plants, if we were trying, okay, we have done this. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc., are convenient categories we use to study organisms. I mentioned above that these are categories. Under, like I told about the dogs, there are different breeds, so they are the subcategories of dog. And similarly, dogs also come under that under a category of mammals. Then mammals come under the category of animals. So we are going to study about that in the further part of the video. Okay, the scientific term for these categories is taxa. So basically, a taxa is nothing but the like it's a scientific name used to describe categories. This is a scientific name which is categories only, but it's a scientific name to say categories, and we are going to use the term taxa in biology when we are studying about the organisms. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. So these are basically all of them are categories. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Like I had mentioned before in the video, like dog is there, it's the category within which it comes is mammals, and mammals come within the category of animals. So all of these are taxas, but they are at different levels, so they are still taxas because they are still categories. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. They have mentioned the same thing like they had mentioned above, that characteristics, on the basis of characteristics only we are going to classify organisms into categories or taxa. This process of classification is taxonomy. When we are classifying the animals or the organisms which we are talking about into categories, the process is called taxonomy. External and internal structure, along with the structure of cell, development process, and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. So, when we are classifying the organisms, we take a look at certain characters when we are talking about categorizing the organisms. So basically, they have mentioned a few ways, a few characters from which, because of which we can classify those organisms into taxas. Okay, so the principles that they have mentioned are structure of cell, development process, and ecological information. So on the basis of these characters only, we are gonna classify these organisms, and this is like these are the pretty basic things which form the basis of modern taxonomy studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. So, this is an important point out here, that characterization, identification, classification, and nomenclature, using all these terms, all these characters, all these features, only we are able to do taxonomy. We are able to place these animals or these organisms into a particular group. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. We like always the humans, they have been interested into knowing, उनको जानने की हमेशा से एक उत्सुकता रही है कि किस एनिमल में या किस ऑर्गेनिज्म में क्या फीचर है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन टू नोइंग दिस, बिकॉज उनका एक खुद उसमें कोई इंटरेस्ट है, उनको अपने खुद के यूज़ के लिए इन कैरेक्टर्स को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट बन जाता है. In early days, human beings needed to find sources for the basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classifications were based on the uses of various organisms. So, हमें already पता है कि when
जो होमोसेपियंस का टाइम था, जब जैसे ट्राइबल उसमें लोग रहते थे, जब अच्छी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुई थी ह्यूमंस की, तो उस टाइम पे वो लोग शिकार करके, एनिमल्स का शिकार करके अपना शेल्टर, खाने वगैरह का अपना बंदोबस्त करते थे. सो हमेशा से ह्यूमंस को ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दे कैन नो हाउ दे कैन यूज़ दोज ऑर्गेनिजम्स फॉर देमसेल्व्स. Basically, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and the diversities, but also the relationships between them. So we try to understand what are the evolutionary relationship between those organisms, like how did those organisms they evolved. So हमेशा से human beings have been interested into knowing all these things. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स. जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे जब वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, दिस इज़ what is referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Systematic way मतलब एक अच्छे तरीके से उसको कैटेगरीज में डाला जाए ताकि हमारी स्टडी ईजी बन पाए. ठीक है. Linus used Systema Naturae as the title of his publication. This is an important thing that is mentioned कि जो Carolus Linus थे, they had written he had published a thing that was named as Systema Naturae. So this was the title of what he had published. Okay. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. सो जो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स था, जब वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे थे, तो इसको लार्जर लेटर दे इनलार्ज टू इंक्लूड. बाद में इन्होंने क्या किया कि इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को भी उसके अंदर ऐड किया ताकि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो पाए. सिस्टमैटिक्स टेक्स into account evolutionary relationship between organisms. तो वही सेम थिंग कि evolutionary relationship is nothing but कि वो organism कैसे evolve हुआ है और अब क्या बना है. तो उसी में मतलब यही होता है evolutionary relationship. It's nothing very difficult to understand. Okay. So 1.2 taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. So taxonomic categories में अभी हम यही पढ़ेंगे कि किस हिसाब से क्या categories में organisms को systematic way में arrange किया गया है. तो classification जो है ना, it is not a single step process. वो कोई एक बार में हो जाने वाला काम नहीं है. वो इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की, मतलब उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं विच रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी, एंड यूजिंग दीज ओनली फिर हम आगे फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं. सिंस द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. जैसे कि इन्होंने अब लिखा है कि सिंस कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक, जैसे कैटेगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का. सो बिकॉज ऑफ दैट उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. और जो सारी कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जब वो सब एक साथ कंबाइन कर दी जाती हैं, जब वो एक साथ दे आर टेकन इनटू अकाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. बिकॉज वो एक हायरार्की फॉर्म करता है, एक प्रोसेस की तरह वो काम करता है कि कैटेगरी के अंदर कोई कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी के अंदर फिर कोई कैटेगरी है. सो बेसिकली ये एक हायरार्की फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. सो इन्होंने ये बोला कि जो सारी कैटेगरीज मैंशनड हुई हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंडर, सो दे आर रेफर टू एज अ यूनिट. वो एक यूनिट की तरह, एक क्लासिफिकेशन की यूनिट की तरह उसको हम बोलते हैं. एंड इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक. वो एक रैंक फॉर्म करता है उस हायरार्की के अंदर विच इज़ कॉमनली नोन एज टैक्सन. ठीक है. वो जैसे दिस इज टैक्सन इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सा. जब हम सिंगुलर फॉर्म में बात करते हैं सो इट इज़ कॉल्ड टैक्सा, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल फॉर्म इट इज़ कॉल्ड टैक्सन. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs.
देखो, अब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की को एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं कि जैसे हम एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, सो वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंडर हम डालेंगे जिनका एक कॉमन फीचर होगा कि उनके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, ठीक है, उनके पास एक 3 पेयर्स हैं जॉइंटेड लेग्स के, तो दैट इज़ अ कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच insects are placed under a particular category. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. मतलब जो insects है, जो organism है, जो insects they are recognizable और हम उसको एक category के अंदर डाल पा रहे हैं. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. हमेशा याद रखो कि जो ग्रुप्स होते हैं, आप जो ग्रुप बना रहे हो वही एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब जब हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो उसके अंदर ही कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, सो वो एक कैटेगरी ही है, वो इट रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी, ठीक है. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और जो कैटेगरी होता है वो डिनोट करता है रैंक, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर बताता है कि वो कौन सी पोजीशन पे आता है. ईच रैंक और टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब एक जो रैंक है या जो उसका टैक्सन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इट रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब वो एक क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. So मतलब जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जिनको हमने क्लासीफाई किया है इनटू कैटेगरीज, वो जो है एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल मतलब उस आइडेंटिटी है, ठीक है. और ये दे आर नॉट ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो हम इनको वो करने की कोशिश कर रहे हैं क्लासीफाई. सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही नहीं देखे जाते, एनाटॉमी को भी इट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन. ओके, so taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species. So जो taxonomical studies हैं उसी की वजह से we are able to classify these organisms in like this is a very good development कि हम उनको classify कर पा रहे हैं into different kingdom, फाइलम, डिवीजन. फाइलम आपका यूज़ होता है एनिमल्स के लिए एंड डिवीजन इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स. क्लास, ऑर्डर, मतलब ये एक हायरार्की की तरह ही काम करता है, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स आर स्पीशीज़ आर द लोएस्ट कैटेगरी. सो बेसिकली जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल किंगडम के, चाहे प्लांट किंगडम के हैं चाहे एनिमल किंगडम के हैं, हैव स्पीशीज़. जो स्पीशीज़ होती हैं वो उसकी सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, जो सबसे नीचे होती है हायरार्की में, दैट इज़ द स्पीशीज़, ठीक है. ओके, lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism into various categories. The basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organisms. So अभी हम ये question पे देखेंगे कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. और जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो एक नॉलेज होती है आपकी, जो उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती है, चाहे वो इंडिविजुअल में हो ऑर्गेनिज्म या ग्रुप हो of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of other kinds of organism. So ये जो चीज़ होती है जब हम इसको कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो ये हमें हेल्प करती है उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या मतलब उसमें अलग है among the individuals, among those organisms of the same kind of organism, which like as well as of the other kinds of organisms. So this is gonna help us, ठीक है, to identify similarities and dissimilarities between different organisms, जिसको यूज़ करके ही हम different कैटेगरीज में लाइक किंगडम, फाइलम, डिवीजन, इन सब चीज़ों में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे. So we will continue in the next video, that will be the part 3. So till then, take care and bye bye.